to bring diverse plastic products back into the loop, not as waste, but as a resource, not as a recycler, but as a sustainability pioneer. Mr. Goenka, it's amazing to have this chat with you today. Thank you. Before we delve deep into your journey, आप हमें बताइए कि पशुपति ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, पशुपति ग्रुप की शुरुआत हुई 2007 में। हमने रिसाइकलिंग स्टार्ट किया और उससे पहले हम लोग ट्रेडिंग के व्यवसाय में थे। और उससे भी अगर पीछे जाते हैं तो हमारा फैमिली बिजनेस रहा है कि हम लोग रिसाइकलिंग में थे और हमारे फादर ने रिसाइकलिंग शुरू करी थी 1983 में। उस समय हम लोग शॉपिंग बैग्स को कलेक्ट करते थे और फिर लेडीज़ बैठी होती थी, उनको सॉर्टिंग करते थे, फिर उससे हम लोग ब्लैक पाइप बनाते थे और वो बिज़नेस हमने अराउंड 1994 में क्लोज़ करा था। और उसके बाद हम लोग फिर ट्रेडिंग में आए थे और ट्रेडिंग के बाद फिर हम लोगों ने अगेन बैक टू द बेसिक से हमने फिर रिसाइकलिंग 2007 में स्टार्ट करा था। तो जब आप कहते हैं कि आप रिसाइकलिंग करते हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि पशुपति ग्रुप एग्जैक्टली करता क्या है? पशुपति ग्रुप का आज के डेट में प्रेजेंस पैन इंडिया है, जिसमें नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में हमारी यूनिटें हैं और हम अराउंड 3 लाख टन प्लास्टिक प्रोसेस करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हम लोग हर तरह के प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करते हैं। तो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, और अगर टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो हमारे पास मैकेनिकल रिसाइकलिंग, इवन दो केमिकल रिसाइकलिंग भी है। और केमिकल रिसाइकलिंग में हम लोग ऐसे प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं जो कि बर्निंग के या लैंड फिलिंग के काम आता था। और हम लोगों ने इसमें 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, यूज करने लायक बनाया, जिससे कि हम लोग इसमें यूजेबल टेक्सटाइल ग्रेड चिप्स बना पाते हैं, जो हम सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं और बेचते भी हैं। इसके अलावा हम लोग वेस्ट कलेक्शन में काफ़ी काम करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एनजीओज़ को साथ में लिया हुआ है। ऐसे एनजीओज़ को भी हम लोगों ने साथ में लिया हुआ है जो रैक पिकर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करते हैं। और इसके साथ साथ एमआरएफ से भी हम लोगों के काफ़ी टाई अप है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनको भी हम लोग जीरो वेस्ट कैंपस बनाने पे भी काम करते हैं। और ब्रांड्स को हम लोग बहुत अच्छे 3 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि उनके कन्वर्टर्स या उनके यहाँ ड्यूरिंग द पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग जो भी वेस्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट हम लोग उनका प्रोक्योर करते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करके एक क्लोज लूप में वापस सर्कुलरिटी में ला सकें, इसका सॉल्यूशन भी देते हैं। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट के मैंडेट्स हैं कि उन्हें ईपीआर की हम वेस्ट कलेक्ट कराते हैं, रिसाइकलिंग कराते हैं, इसके लिए जो उनके मैंडेट्स हैं उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 25 को एक मैंडेट आया है जिसमें कि ब्रांड्स के लिए मैंडेटरी है कि वो रिसाइकिल कंटेंट अपने पैकेजिंग में यूज करें। तो एक बहुत बेहतर क्वालिटी का नियर टू वर्जिन हम लोग उनको रिसाइकिल कंटेंट्स भी उपलब्ध कराते हैं। तो आपने कहा था कि 1983 में आपकी शुरुआत हुई थी विद द सस्टेनेबिलिटी जर्नी। टू बी ऑनेस्ट, दैट्स प्री जेनजी एंड प्री मिलेनियल एरा। उसके बाद आपने ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, फिर यू स्विच बैक इनटू सस्टेनेबिलिटी। व्हाट मेड यू स्विच बैक देन? देखिए, 1983 में जो मैंने आपसे कहा वो रिसाइकलिंग का बिजनेस हमारे फादर के द्वारा शुरू किया हुआ है। और उसके बाद जब 2007 में हमने दोबारा इसको शुरू किया तो 2 चीज़ों ने, एक तो मैं ट्रेडिंग में जब था तो उस दौरान हम चाइना विज़िट पे गए और वहाँ पे हमने देखा कि जो पेट बॉटल्स होते हैं उनसे फाइबर बन रहा है। तो इसने बहुत क्लिक किया कि टेक्सटाइल में कन्वर्ट हो रहा है एक प्लास्टिक, प्लास्टिक कन्वर्ट इनटू टेक्सटाइल। तो इससे ये हो रहा है कि हम उसको प्लास्टिक की चेन से बाहर कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे उस समय। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत करने का सोचा और चूँकि बैक में हमारे रिसाइकलिंग था ही तो मोटिवेशन तो वहाँ से मिलना ही था। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड अगेन रिसाइकलिंग। Got it. But in the late 2000s, sustainability wasn't the buzzword. आज के ज़माने में हर कोई सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो उस टाइम आपको लगा कि इसमें दिस इज प्रॉमिसिंग, दैट दिस इज विजनरी, दिस कैन बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग? ऐसा थॉट आया था आपके दिमाग में? देखिए, उस समय बहुत सारी दिक्कतें थी। अगर हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं ना, तो इसको हमको मेनली 3 हिस्से में बाँटना चाहिए। एक होता है कि हम सब डेली यूज़ में
प्लास्टिक के हर एक आइटम यूज़ करते हैं, टूथब्रश है, शैम्पू बॉटल्स है, हर जगह प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक को जब हम यूज करने के बाद डिस्पोज करते हैं तो उसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन, फिर टेक्नोलॉजी अबाउट द रिसाइकलिंग, फिर सही प्रोडक्ट बने और सही इस्तेमाल तक पहुँचे, ये सब चीज़ों का उस टाइम में कहीं कोई चर्चा ही नहीं था। रिसाइकलिंग का मतलब उस समय था सेकंड ग्रेड की रिसाइकलिंग। जब मैंने उस समय रिसाइकलिंग शुरू करी और हम प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते थे तो हमें सुनने मिलता था, नहीं नहीं ये सब सेकंड ग्रेड का माल है, हम लोग ना अच्छे क्वालिटी पे काम करते हैं, सेकंड ग्रेड का माल नहीं चाहिए। ये एक परसेप्शन था रिसाइकलिंग के बारे में। रिसाइकलिंग मीन्स सेकंड ग्रेड। तो उस समय इसके साथ साथ फिर वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, अगर थी तो उस पर भरोसा नहीं आता था, इन्वेस्टमेंट वाज वेरी हाई। तो ये सब चैलेंजेस थे, बिल्कुल निश्चित रूप से आप ठीक कह रही हैं, ये सारे चैलेंजेस उस समय थे। लेकिन इन सब में से एक तो जो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक कन्वर्ट टू टेक्सटाइल ने एक बहुत अच्छा मुझे मोटिवेशन दिया। दूसरा मुझे लगा कि हम अगर इस व्यापार को करते हैं तो एक व्यापार के साथ साथ एक संतुष्टि भी हमको मिलती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ इसमें शायद कुछ कर पाएंगे। और इसमें जैसे जैसे हम लोग काम करते गए वैसे वैसे स्केल होता गया, फिर टेक्नोलॉजी आती गई, फिर हमने खुद में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन पे बहुत अच्छा काम किया। ट्रेनिंग आगे हम लोग एग्रीगेटर पॉइंट तक जाते थे, जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ तक जाते थे, उन सबको मोटिवेट करते थे, उनको एजुकेट करते थे। जो एंड यूज़र्स हैं उनको समझाते थे कि दिस इज़ नॉट सेकंड ग्रेड, ये रिसाइकलिंग आज नहीं तो कल की ज़रूरत है। तो ये सब करते गए और बड़ा इंजॉय किया इस काम को। बट उस समय आई एम श्योर द सेक्टर वाज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। Yes. आज के ज़माने में भी व्हेन आई स्पीक टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वो कहते हैं कि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो इज देयर अ चेंज तब से अब तक? आर थिंग्स गेटिंग बेटर? काफ़ी चेंज, लेकिन अभी बहुत चेंज की बहुत ज़रूरत है। अभी भी ये अनऑर्गेनाइज्ड ही है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से हम इस तरफ चल चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो जो कलेक्शन करने वाले जो रैक पिकर्स हैं वहाँ से लेके और पॉलिसी मेकर्स तक सभी लोग आज की डेट में अलाइंड हो चुके हैं और सभी चाहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए। सभी चाहते हैं कि इस पे हम लोग काम करें और एक टीम वर्क के साथ काम करें और एक दूसरे के सहयोग से काम करें और इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और आई थिंक विद द हेल्प ऑफ companies like yours, जो पशुपति ग्रुप है, I think from unorganized we can take a step towards an organized sector. But अगर आप हमें एक example दे पाए कि back then what was one aspect which was so unorganized जो आज के ज़माने में अब थोड़ा सा वो organized हो रहा है. Is there a change in any level, policy or implementation on the ground? कुछ change हुआ है? कलेक्शन पॉइंट पे बात करें तो उस समय नगर पालिकाज में कोई भी सेग्रीगेशन प्लास्टिक का कोई सिस्टम नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था, कलेक्शन होता था। कहीं भी आप खुद अपने आसपास देखो, गीले कूड़े सूखे कूड़े की आपके टाइम में आज बात हो रही है, उस टाइम में गीले सूखे कूड़े की बातें नहीं थी। तो आज अगर हम कलेक्शन से स्टार्ट करें तो इसमें भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। आज कलेक्शन होता है, उसके बाद फिर गीले सूखे कूड़े की बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग फिर नगर पालिका स्टेज पे कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को अलग करें, मेटल वेस्ट को अलग करें, ग्लास को अलग करें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे काम करने की कोशिश हो रही है कि इसको प्लास्टिक में भी अलग अलग पॉलीमर वाइज अलग किया जाए। तो देयर इज अ ऑर्गेनाइज्ड वे। इन योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है विच सिटी और नगर पालिका इज डूइंग द बेस्ट जॉब इन इंडिया टुडे? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे अच्छा काम इंदौर कर रहा है और लगातार कई सालों से यह सिटी नगर पालिका और जो उनके काम करने वाले लोग हैं वो विनर रहे हैं और निश्चित रूप से वो सिटी अच्छा काम कर रहा है। वैसे सभी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी सिटीज़ में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन शायद अभी और ज़रूरत है। Got it. तो आप कह रहे हैं if the नगर पालिका does a good job, it becomes very easy for you to also then recycle this waste. देखिए, अगर हम इंडिया से बाहर की बात करें
तो वहाँ के वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज़्म में और इंडिया के वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज़्म में बेसिक डिफरेंस है कि हमारे यहाँ रैक पिकर्स बहुत लार्जली इस पे वर्क करते हैं। हमारे यहाँ वेस्ट पिक किया जाता है और उसमें निश्चित रूप से जब हम पिक करेंगे तो वैल्यू प्रोडक्ट जो होगा उसे पिक करेंगे, जो नॉन वैल्यू होगा उसे छोड़ देंगे। और विदेशों में अगर बात करें तो वहाँ पर रिवर्स मैकेनिज्म सिस्टम काम करता है। तो घर से ही हम अलग अलग सेग्रीगेट करके और रिवर्स मैकेनिज्म मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पे हम वेस्ट को सेग्रीगेटेड वेस्ट को डालते हैं। जैसे वेंडिंग मशीनें लगी हैं कि हमने बॉटल उसमें डाला, पैसे मिल रहे हैं। एक लालच की बात होती है जिससे कि एक इंटरेस्ट आदमी का डेवलप होता है। तो ये एक डिफरेंस है वहाँ और यहाँ में, जो कि यहाँ पे भी इंडिया में हम लोग काफ़ी तेज़ी से इसको ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से नगर पालिका का जो रोल है वो ये है कि अगर हम कूड़े को ढंग से इकट्ठा कर लें और उसको सेग्रीगेट कर लें और सेग्रीगेटेड वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकलर तक पहुंचा दें और जो रेजिड्यूज बच जाएं, जो वेस्ट बच जाए, उसको कोशिश किया जाए कि कैसे हम उसको ट्रीट करें या उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। एब्सोल्युटली। उस नोट पे यू हैव अ फिलॉसफी, वर्क टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। व्हाट डज दिस मीन फॉर यू फ्रॉम अ पर्सनल लेवल और एज पशुपति ग्रुप, व्हाट डज दिस फिलॉसफी मीन? ये एक सिंपल डायलॉग नहीं है सिर्फ, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब हर एक क्षेत्र में जो भी कुछ आज काम करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे आता ही आता है। तो दैट इज़ द बेसिक मीनिंग कि जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा। तो वर्क टुडे फॉर बेटर टुमारो। अब इसमें यह है कि अगर हम आज रिसाइकलिंग जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो हमारा फ्यूचर, हमारे नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर एक अच्छा हो पाएगा। उन्हें स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण हम देने में सक्षम हो पाएंगे। तो दैट इसका मतलब यही है कि बेहतर और सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य उनको हम दे पाएँ। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि लोग प्लास्टिक को ख़राब बताते हैं। आई थिंक प्लास्टिक इज़ नॉट बैड, प्लास्टिक हैंडलिंग इज़ बैड। अगर हम प्रॉपरली प्लास्टिक के पैकेजिंग को उपयोग करने के बाद अगर प्रॉपर डिस्पोज करें सेग्रीगेटेड वे में और किसी तरह का ऐसा कुछ चैनल बनाया जाए कि रिसाइकलर तक प्रॉपरली वो पहुंच जाए, तो हमारे आज के और फ्यूचर के दोनों की जनरेशन में निश्चित रूप से प्लास्टिक एक सपोर्टिव रोल अदा करेगा, ना कि निगेटिव। गॉट इट। आपको लगता है कि प्लास्टिक अभी एक विलन वर्ड बन गया है, बट इट्स अ चैलेंज टू आल्सो चेंज दैट परसेप्शन? वी कैन नॉट आंसर दैट। आई थिंक कि कुछ हद तक आप ठीक कह रहे हो कि जब हम आपस में जब कहीं कूड़ा देखते हैं तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा दिखाई देता है, और जब हम चर्चा करते हैं तो अब अगर कहीं भी अगर कूड़े की पिक्चर ली जाती है, आज हम आप अपने किसी बातचीत में, व्यवहार में देखते हैं तो उसमें सबसे पहले बॉटल दिखाई जाती है वेस्ट के रूप में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पेट बॉटल की रिसाइकलिंग में, स्पेशली पेट की रिसाइकलिंग में, वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मोर देन 90% हम लोग पेट इंडिया में रिसाइकिल करते हैं, और इसके आगे पीछे भी बहुत दूर तक 2 नंबर अभी बहुत पीछे है। तो ऐसा नहीं है प्लास्टिक इज़ बैड, ये परसेप्शन जो बन रहा है धीरे धीरे सुधरेगा भी। ज़रूरत, मैं अगेन यही कहूँगा, ज़रूरत है उसको प्रॉपर हैंडल करने की। सो यू वर सेइंग कि द परसेप्शन ऑफ प्लास्टिक, निश्चित रूप से प्लास्टिक का परसेप्शन निगेटिव लोग ले रहे हैं, जबकि प्लास्टिक का यूज़ अगर ढंग से हम करें और उसको प्रॉपरली रिसाइकिल करें तो इसको निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सपोर्टिव रोल अदा करेगा। आपने नगर पालिका की बात की, आपने गवर्नमेंट पॉलिसी व्यू के बारे में भी बात की फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर हम कंज्यूमर लेवल पे बात करें, हम क्या कर सकते हैं? शायद कोई मुंबई या बैंगलोर से ये वीडियो देख रहा हो, उनका जॉब है, वो क्या कर सकता है टू इंश्योर कि उनका जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकल हो जाए?
देखिए, पहला ज़रूरत है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपरली अपने घर से ही सेग्रीगेटेड वे में डिस्पोज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, एक कंज्यूमर एंड पर हम जब खरीदने जाते हैं कोई भी चीज़, तो उसको उसमें रीसाइकिल कंटेंट आज की डेट में जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांडों ने शुरुआत कर दी है और बहुत सारे ब्रांड्स इस पे लगातार काम कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट मैंडेट इज़ ऑल्सो देयर। तो जो पैकेजिंग में रिसाइकिल कंटेंट यूज़ हो रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से लिखा हुआ होता है कि दिस बॉटल इज़ मेड बाय रिसाइकिल कंटेंट, या ये बॉटल रिसाइकिल करके बनाया गया है। रिसाइकलेबल है, ये एक अलग चीज़ है। कई बार आपको देखने में को मिलेगा लिखा है कि दिस बॉटल इज़ रिसाइकलेबल, तो ये एक अलग चीज़ है। उसमें पता भी नहीं है ना कि रिसाइकल होगा कभी या नहीं। तो ये एक अलग बात है, और ये बॉटल रिसाइकिल कंटेंट से बना हुआ है, ये एक अलग बात है। तो आज हम बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो रिसाइकिल टेक्सटाइल से या फाइबर से यूज करके रिसाइकिल यान को यूज करके फैब्रिक बनाए जा रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स आ देयर। तो ऐसे बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो आपको रिसाइकिल कंटेंट्स के साथ क्लोथ्स उपलब्ध कराते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके डेली नीड्स की चीज़ें हैं जिसकी पैकेजिंग में आपके रिसाइकिल कंटेंट्स यूज्ड हैं। तो हम उसको प्रेफर करें। अगर रिसाइकिल कंटेंट्स के पैकेजिंग को, रिसाइकिल कंटेंट के प्रोडक्ट को आप प्रेफर करेंगे, तो निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे लोग। आपके हिसाब से प्लास्टिक कितनी बार रिसाइकल हो सकता है? देखिए, अभी इस पे कोई ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितनी बार किया जा सकता है। प्लास्टिक को बहुत बार रिसाइकिल किया जा सकता है अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखा जाए और ढंग से रिसाइकिल किया जाए, कंटामिनेशन नहीं होने दिया जाए। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ केमिकल रिसाइकलिंग। अगर कहीं ऐसा होता है कि भाई रिसाइकलेबल नहीं है या उसकी प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस हो रही हैं, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कि उसको हम रिसाइकिल अगेन कर सकते हैं। तो केमिकल रिसाइकलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। Is there a lot of research and development being done so that वो microplastic does not leach into our environment, in your opinion? यस, एक अच्छा वर्ड आपने अभी माइक्रोप्लास्टिक का काफ़ी चर्चा में है ये वर्ड, और इस पे लोग काम कर रहे हैं लगातार। इस पे अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। So sir, tell me what keeps you up at night? Is it quality control या competition या compliance? And what do you do for stress relief? देखिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए तो मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, योगा है, ये मुझे स्ट्रेस से रिलीफ देता है। लेकिन इन तीनों में से मुझे कोई भी रात में नहीं जगा पाता है। रात को जगने का अगर कोई कारण बन सकता है तो एक ही कि मैं और क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करूँ और क्या करूँ। तो जहाँ तक देखिए रेगुलेशन की बात है, अगर आप सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छे से नियम कायदे का पालन करते हुए व्यापार कर रहे हैं, तो रेगुलेशन आपको सपोर्ट करेगा। वो कभी भी आपके लिए हिंड्रेंस या स्ट्रेस देने वाला नहीं हो सकता है। क्वालिटी तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रिसाइकिल में चाहते हैं कि आगे जा कर के हम लोग वर्जिन के इक्विवेलेंट यूज करें, रिसाइकिल कंटेंट वर्जिन के साथ पैकेजिंग में यूज़ हो, तो क्वालिटी बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। और कंपटीशन तो मार्केट को और बढ़ाता है। कंपटीशन जब भी आएगा तो मार्केट को ग्रो करेगा। तो इनसे कभी डरने का ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा आपके व्यापार में तीनों चीज़ें सपोर्टिव होंगी। Got it. जब मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि मार्केट में देर इज अ सर्टन परसेप्शन कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि अप टू 30% ही चाहिए रिसाइकल, तो वो उतना ही डालते हैं। दे डोंट वांट टू गो द स्टेप अहेड। अगर आपके पास बेस्ट क्वालिटी है फिर भी दे डोंट वांट टू टेक अ स्टेप अहेड। ऐसा आपके साथ चैलेंज हुआ है? एंड हाउ डू यू शिफ्ट देन योर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव और द कस्टमर पर्सपेक्टिव ऑन इंक्रीजिंग रिसाइक्लेबिलिटी? राइट, देखिए बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो रेगुलेशन से दाएं बाएं नहीं होना चाहते। जैसे रेगुलेशन अगर कहता है कि 30% आप यूज करो, अगर रेगुलेशन को देखा जाए तो रेगुलेशन में ये भी है ईयर बाय ईयर उसमें परसेंटेज को गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने को भी बोला है। लेकिन अभी जब मैंडेट अलाउ नहीं कर रहा है आपको, तो आई थिंक कि हमें नहीं करना चाहिए। बाकी इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की ज़रूरत है कि क्या हम यूज कर सकते हैं या नहीं। हाँ, जहाँ तक आपने क्वालिटी की बात करी है,
तो क्वालिटी इज़ देयर कि अगर आप 30% से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं तो यू कैन डू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेगुलेशन क्या बोलता है ये एंड यूज़र को अपने एंड पे चेक करना होगा। राइट, बट अगर आप 30% से ज़्यादा यूज भी कर सकते हैं, इज देयर हेसिटेंसी टू यूज इट बाय अ ब्रांड? कि अगर ब्रांड चाहता है तो वो 50% तक रिसाइकल प्लास्टिक यूज कर सकता है, बट इज देयर अ हेसिटेंसी कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट इज जस्ट 30, वी विल कीप इट टू 30? इज दैट अ चैलेंज? आई थिंक सो कि अभी मैंडेट अलाउ नहीं करता इससे ज़्यादा यूज करने के लिए। ओके, मैंडेट ही अलाउ नहीं करता है। Got it. Okay, let's talk a little bit about the history. So from trading company to a recycling company, जब आपने वो switch किया, was there a little bit of hesitancy from family or friends कि आप क्या कर रहे हो, आप इतना अच्छा कर रहे थे ट्रेडिंग में, अब आप क्यों इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और फिर आपने वो कैसे डील किया? देखिए, कोई बहुत ऐसा खास नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो लगता था कि एक अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, तो ये कूड़े के धंधे में कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बताया आपको उस समय रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी, ये सब वर्ड ना हमें खुद ही नहीं पता थे, तो ये सब वर्ड तो आज आए हैं। तो उस वक्त इसको कूड़े का व्यापार समझा जाता था, तो देयर वाज सम हिंड्रेंस, बट जब हमने इसको स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उसको स्केल करना शुरू किया, और जब लोगों को रोज़गार देना शुरू किया, आज जैसे हमारे यहाँ लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3000 पीपल्स आर वर्किंग, और हम लगभग रिसाइकिल प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ी रेंज पे काम करते हैं। और हम लोग ना सिर्फ पेट में काम करते हैं, इसके अलावा हम लोग पेट के अलावा भी बहुत सारे पॉलीमर में PP, HD, LD, LLDP, बहुत लंबी लिस्ट है, तो इन सारे पॉलीमर्स में काम करते हैं, इसमें रिजिड में, फ्लेक्सिबल में काम करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक आरपेट फ्लेक्स है, आरपेट चिप्स है, आरपेट मास्टर बैच है, RPSF है। अभी हम लोगों ने फाइबर में भी हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है, कंक्रीट फाइबर, जिसको आप कंक्रीट में मिक्स करेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ 10 से 12% इम्प्रूव हो जाता है। और अब तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रही है, अपने टेंडर्स में डाल रही है कि आपको उसको फाइबर को यूज करना है। तो जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते गए, और फैमिली हमेशा अगर आप ठीक काम कर रहे हो तो सपोर्ट करती है, टांग नहीं खींचती। ओके, बट आप टेक को कैसे इनोवेट करते हो एज एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग? क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर यू, राइट, कि आप पेट को रिसाइकल कर रहे थे, यू कुड हैव स्टॉप्ड एट दैट, पर आप तो रैपर, कैप्स, यू आर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर स्मॉल थिंग्स और बिग थिंग्स आल्सो लाइक ड्रम्स, कुरियर बैग्स। तो आप टेक को कैसे इनोवेट करते रहते हो, और उसका मतलब व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दैट? देखिए, जब हमने शुरुआत करा तो पेट बॉटल से फाइबर, फिर हमने उसके फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम गए, तो हमने फाइबर से फिर यान बनाना शुरू किया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में गए तो हमने मास्टर बैच बनाना शुरू किया। फिर पेट की रिसाइकलिंग करते करते हम फाइबर बनाते बनाते हमने पेट फ्लेक्स बना के बेचना शुरू किया। फिर हमने पेट चिप्स बनाना शुरू किया। पेट चिप्स जो हम बनाते हैं, तो अभी इसमें हम 3-4 नए ग्रेड्स डेवलप किए हैं। जैसे इसमें कि अभी जो अपने पॉलिस्टर फिल्म्स बनती है, पेट के फिल्म्स जो बनते हैं, जो रैपर वगैरह काम आते हैं बनाने के, तो उसको भी पैकेजिंग का मैंडेट आया है। तो उनके लिए हमने एक चिप्स की ग्रेड डेवलप की है कि वो अगर उसमें यूज करना चाहें तो उनकी कोई प्रोडक्शन एफिशिएंसी डाउन नहीं होती, क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ऐसे ही अभी टेक्सटाइल में मैंडेट नहीं है, लेकिन लोग कार्बन नेट, कार्बन जीरो पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन कम करने के लिए रिसाइकिल कंटेंट यूज करें। तो उनके लिए भी हमने एक टेक्सटाइल ग्रेड का चिप्स डेवलप किया है। तो इसको करते करते जब हम पेट की रिसाइकलिंग कर रहे थे और उस वक्त जो नॉन पेट कंटेंट्स थे उसको हमको बेचना होता था, तो हमें लगा कि क्यों नहीं हम इसको खुद रिसाइकिल करें। तो हमने फिर उनके कैप, रिंग, रैपर, इन सब के फिर सोल्यूशन ढूंढे, कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको रिसाइकिल करें, कैसे इनको सेग्रीगेट करें, कैसे हम फिर क्वालिटी इम्प्रूव करें कि अगेन वर्जिन के सामने जाके वो खड़ा हो पाए। तो इन सब पे हम लोग लगातार काम करते हैं।
फिर जब पॉलीलिथिन में आ गए तो फिर पॉलीलिथिन में फिर और नए नए पॉलीमर कैसे यूज करें। अब जैसे रिसेंटली हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि जो मिक्स प्लास्टिक वेस्ट हम लोग प्रोक्योर करते हैं, फिर उनमें सॉर्टिंग करके जो जो प्लास्टिक में हम ऑलरेडी रिसाइकिल कर रहे हैं, उनको करने के बाद जो रेजिड्यूज बच जा रहे हैं जो अभी हमें बेचना पड़ता है, उस पर भी अब हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हम उसको, क्या टेक्नोलॉजी यूज करें, कैसे उसको सेग्रीगेट करें, क्या क्वालिटीज़ बनाएं कि उसमें वैल्यू ऐड किया जा सके और उसको भी रिसाइकिल किया जा सके। और मेरा टारगेट है कि मैं वेस्ट की रिसाइकिल करते हुए और अपने प्लांट्स को, अपने ग्रुप को जीरो वेस्ट कंपनी बना सकूं, ताकि ये गर्व से कह सकूं कि मैंने एक्चुअली में सर्कुलरिटी किया है। पहला मिक्स प्लास्टिक से काम किया, फिर सारे टाइप के प्लास्टिक को रिसाइकिल किया, उसके बाद जो रिसाइकिल प्रोडक्ट बनाए उसको मेन लूप में शामिल कराया, और उसके बाद जो बचा उसको भी कुछ ना कुछ ट्रीट किया। तो उसी से। पर ये बहुत ही इवॉल्विंग स्पेस है, क्योंकि अभी भी R&D चल रहे हैं, मशीन्स अभी भी बन रही है, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है कि यू हैव, इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस एज वेल। अब नहीं लगता, लगता था। और अब हमारी R&D टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ खुद में इन हाउस इतना R&D होता है कि हम लोग प्रोडक्ट वाइज R&D तो करते ही करते हैं, इसके अलावा हम लोगों ने मशीनों पे भी काफ़ी काम किया है। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारी टीम ने खुद अपने यहाँ R&D करके उनको तैयार किया है। तो हम कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो उसको पूरा समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद उसमें पूरा R&D करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर डर नहीं लगता। Okay. Or I visited your facility. I saw that you're evolving with your machinery as well, right? So are there challenges in that, given ki even is the technology new when it comes to machinery as well, or is everything in place? अगर recycling की बात करें इंडिया में, because you are one of the pioneers, right, with Pashupati Group. तो जब आप इतना मशीनरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, you don't know कि इंडियन वेस्ट उसमें how will it work, how will it become an end product. तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ डिसाइड दैट? उसमें R&D की जरूरत पड़ती है कि इज देयर अ लॉट मोर दैट गोज इनटू इट? निश्चित रूप से। देखिए, अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी को ऐसे ही अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है कि अगर कोई भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर लेंगे तो नहीं पता कि वो सप्लायर को इंडियन कंटेंट में उसको पता है कि नहीं, किस टाइप के वेस्ट हैं, किस टाइप के वेस्ट के कितने रेशियोज हैं। तो R&D की भी ज़रूरत है और निश्चित रूप से उस पर पहले ट्रायल होना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ वो इंडियन कंटेंट में ठीक है या नहीं है। और इसीलिए शायद हमारी जो खुद की R&D टीम काम करती है तो इस पर ज़्यादा फोकस करती है। और अभी शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कह पाऊँ, लेकिन अभी हमने 2-3 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं इन हाउस जिसके हमने पेटेंट भी अप्लाई करे हुए हैं, और निश्चित रूप से वो अपने आप में एक रिवोल्यूशन होगा। Awesome, I'm really looking forward to that. तो आपके हिसाब से कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको एक रियलाइजेशन हुआ कि आई हैव मेड अ बिग इम्पैक्ट, और कैसा लगा आपको? राइट। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट आए। मुझे सबसे ज़्यादा आज जो संतुष्टि देता है वो देता है कि आज हम 18 मिलियन बॉटल्स रिसाइकिल कर पा रहे हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने कई सारे ऐसे कोलैबोरेशंस किए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। बहुत सारे ऐसे वर्जिन पॉलीमर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हम लोगों से रिसाइकिल कंटेंट्स ले रहे हैं और दे आर सेलिंग ऑन देयर ब्रांड एंड आवर ब्रांड्स। ये सब चीज़ें मुझे बहुत संतुष्टि देती हैं और लगता है कि हाँ, वी समथिंग अचीव्ड। हाउ डिड द नेम पशुपति कम अबाउट, इफ आई मे आस्क? पशुपति नेम behind actually we are basically from गोरखपुर और हम लोग नेपाल के पशुपति नाथ जी जो टेम्पल है उसमें काफ़ी आते जाते रहते हैं, तो उन्हीं के नाम पे पशुपति की शुरुआत हुई। गॉट इट। बैक टू रिसाइकलिंग, अगर हम द वर्ड रिसाइकलिंग की बात करें तो एक परसेप्शन बन जाता है कि रिसाइकलिंग इज चीप, एंड रिसाइकलिंग मीन्स कि आप you're taking old and converting to new, तो वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही नहीं है. दिस इज द परसेप्शन. बट
आई बीन टू योर फैसिलिटी और मैंने देखा है कि एक रिसाइकलिंग में बहुत सारे स्टेप्स हैं. सो डू यू थिंक एक परसेप्शन चेंज होने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू रिसाइकलिंग? बिकॉज पीपल थिंक इफ समथिंग इज रिसाइकल्ड इट शुड बी मच चीपर देन वर्जिन. निश्चित रूप से ऐसा लोग सोच रहे हैं, लेकिन रिसाइकलिंग में वेस्ट का कॉस्ट नहीं है या रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. क्योंकि आप जो कूड़े को फेंक देते हो उसको कलेक्शन से लेके और रिसाइकलर तक पहुंचाने में ही अपने आप में एक कॉस्ट है, जिसको रिसाइकलर को पे करना होता है. तो वो एक रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है. उसके बाद फिर उसको सेग्रीगेट करना, उसको छांटना, उसको फिर रिसाइकलिंग करने लायक बनाना, ये सबकी अपनी एक कॉस्ट है. उसमें फिर इल्ड का काफ़ी मुद्दा रहता है, जिसमें कि हम लोग हर तरह की गंदगी उसमें पहुंचती है जो हमें छांटना होता है, तो इल्ड का एक कॉस्ट होता है. तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ठीक है, वो एक परसेप्शन तो है ही है, धीरे धीरे बदल जाएगा. और आज की डेट में काफ़ी चेंज भी हुआ है. और लोग अब इस देखिए, किसी भी मुद्दे में जब आप चर्चा करेंगे, किसी भी मुद्दे के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा ना. अगर आप किसी मुद्दे पे सोचेंगे ही नहीं और वैसे ही कोई भी अपना एक मन में परसेप्शन बना लेंगे, तो ऐसे रॉन्ग बनेंगे ही. एक्चुअली आपकी फैसिलिटी में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मशीन देखी थी, द डीओडर मशीन, जो आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लीनिंग सॉर्टिंग. एक होता है कि उसमें स्मेल भी आ जाती है, स्पेशली मिल्क पैकेट्स, और आपको उसे भी निकालना पड़ता है व्हेन यू मेक योर प्रोडक्ट. देखिए, जब प्लास्टिक में जब हम रिसाइकिल करते हैं तो उसके एंड एप्लीकेशन के कारण या प्लास्टिक के प्रोसेस के कारण भी कह सकते हो आप, कि एक ओडोर रहता है. तो उसको अगर हम दूर ना करें तो वो फूड ग्रेड एप्लीकेशन में या अपने दोबारा वर्जिन के साथ यूज़ करने में उसमें प्रॉब्लम होता है, स्मेल रहती है. तो इसलिए वो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है. और हम लोग उस ट्रीटमेंट को करके ही अपने और वो भी प्रोडक्ट्स को काफी आगे कॉस्ट देते हैं. इंटेंसिव होगा एज यस, अमंग. डेफिनेटली डेफिनेटली. तो अगर वी हैव टू एक्सप्लेन योर प्रोसेस टू अ कॉमन मैन, तो आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं कि व्हाट गोज इनटू रिसाइकलिंग प्लास्टिक फ्रॉम द टाइम जब आपके पास वो पुराना प्लास्टिक आता है टू द टाइम इट बिकम्स अ ग्रैन्यूल. एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले देखिए, जो वेस्ट आता है तो उसकी सॉर्टिंग होती है. उसमें हम लोगों के पास पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जिसमें एआई का भी इस्तेमाल होता है, एनआईआर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, जो सेंसर्स उसमें लगे होते हैं. बेस्ड ऑन दैट उसमें जो यूजेबल प्लास्टिक होता है, पहले उनको सॉर्ट किया जाता है. फिर प्लास्टिक में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, उन वैरायटीज़ के बेस पे उनको सॉर्ट किया जाता है. फिर उनको कलर के बेस पे सॉर्ट किया जाता है. फिर उनकी ग्रेडिंग की जाती है. इसमें कई स्टेज की सॉर्टिंग होती है. तब फिर जाके वो रिसाइकिल के इनपुट फीड स्टॉक के लायक वो तैयार हो पाता है. तो ये सेग्रीगेशन हो गया. इसके बाद देखिए, उसके बाद सेग्रीगेशन के बाद हम लोग एज ए फीड स्टॉक उसको तैयार कर पाते हैं. फिर मशीन में उसको इनपुट दिया जाता है. तो मशीनें फिर जो हमारी होती है वो फिर उसको चेक करती हैं. अगेन एक सेकंड चेक होता है कि यस वी सॉर्टेड और नॉट. अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं तो उनको फिर हम लोग वहाँ पे सॉर्ट करते हैं. उसके बाद फिर उसकी ग्राइंडिंग होती है. ग्राइंडिंग में डिजायर्ड स्मॉल साइज पीसेस में, जो एक रॉ भाषा में समझा जा सकता है, उसको कट करते हैं हम लोग. उसके बाद फिर बेस ऑन द पॉलीमर एंड द रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है कि फिल्म है, बेस्ड ऑन दैट फिर उसके हिसाब से डिज़ाइंड वॉशिंग लाइंस होती हैं, जहाँ पे उनको हॉट वॉश किया जाता है, जिससे कि उसमें किसी भी तरह का हार्म वाला कोई केमिकल है या कोई गंदगी है, उसको हम लोग वॉश कर सके. एक रॉ भाषा में समझा रहा हूँ. तो उसको वॉशिंग किया जाता है. वॉशिंग करने के बाद अगेन फिर सॉर्टिंग की जाती है, जो फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉर्टिंग होती है. वहाँ हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि वॉशिंग के बाद जो क्वालिटी अब हम एक्सक्लूजन के लिए लेके जा रहे हैं, एक्सक्लूजन में मेल्टिंग, तो उससे पहले हम एक बार और रीचेक करते हैं क्वालिटी को. और उसके बाद फिर उसकी मेल्टिंग की जाती है. और मेल्टिंग करके उसके ग्रेनुअल्स बनाए जाते हैं. फिर डिओडराइजिंग होती है. उसके बाद हम लोग किसी को सप्लाई करते हैं. और फिर वो ग्रैन्यूल्स किसी और के फैक्ट्री में जाकर बिकम डिफरेंट मेल्ट प्रोडक्ट्स. होता है. और उसके बाद फिर जिस भी शेप में उसको मोल्ड करना होता है, उस मेल्ट को उस मोल्ड में डाल करके वो शेप दे दिया जाता है और गॉट इट. आप तक पहुंच जाता है.
और फिर हम उसे सेग्रीगेट नहीं करते हैं। हाँ हमारे लिए काम हो जाता है। हाँ, ओके। हैज बीइंग इन द रिसाइकलिंग बिजनेस चेंज्ड यू एज अ पर्सन? आपको लगता है कि योर पर्सनालिटी हैज चेंज्ड, योर पर्सनल लाइफ इज चेंज्ड, रिसाइकलिंग आपके लाइफ में एक कैसे चेंज इम्पैक्ट जरूर किया है? आया कि अब मैं अगर कहीं ट्रैवलिंग में होता हूँ और मैंने कोई चीज़ बाई करी और उसकी पैकेजिंग खाली हुई, या घर में भी अगर हमारे कोई पैकेजिंग खाली हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अपने साथ ले जा ले करके जाऊं। और अपने यूनिट में उसको रिसाइकिल करूँ। So you take waste from your home to your workspace. यस डेफिनेटली। Others bring उसकी waste कॉस्ट from होती work. है, और इस तरह की इस हरकत पे हमारे कई लोग उसको हंसते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि ये हरकत हर एक हिंदुस्तानी को करनी चाहिए कि हम जो भी पैकेजिंग वेस्ट खाली करते हैं उसको कोशिश करें कि एक अच्छे मैनर में रिसाइकलर तक पहुंच पाए। Correct. At least it gives it a shot into recycling. एक आपका possibility कि this product will get recycled अगर मैं उसे अच्छे से segregate कर रही हूँ becomes much higher, right? लेकिन आप सिर्फ consumer waste को recycle नहीं कर रहे हो. You are actually collecting waste from oceans, from forests, which is also consumer waste, but it's not just from homes and offices, right? और आपके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं, like the ocean bound certificate. यस देखिए, ओशियन वेस्ट हम लोग प्रोक्योर करते हैं। ओशियन वेस्ट को पहले समझा दूं आपको थोड़ा सा। जो ओशियन के 50 मीटर सराउंडिंग स्पेस से जो भी वेस्ट कलेक्ट किया जाता है उसको ओशियन वेस्ट बोला जाता है। तो ऐसे वेस्ट को हम लोग लेते हैं और फिर उनको रिसाइकिल करते हैं, और ओशियन बाउंड प्लास्टिक सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उसको प्रेफरली लेते हैं, और ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं जो इसको प्रिंट में लगाते हैं, टैगिंग करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय द ओशियन प्लास्टिक वेस्ट। आप सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे हो, यू हैव मेनी। चैलेंजिंग होगा एक तो टू गेट इट एंड सेकंड टू मेंटेन क्वालिटी टू कीप अप विद दैट सर्टिफिकेशन, राइट? देखिए, सर्टिफिकेशंस सिर्फ एक पेपर नहीं है। सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। अगर किसी भी यूनिट को कोई सर्टिफिकेशन मिलता है तो वो उसके पूरे प्रोसेस का और उसके क्वालिटी का वो सर्टिफिकेशन होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको अच्छे से फॉलो करें, उस प्रोसेस को और उस प्रोडक्ट को उस सर्टिफिकेशन के नॉर्म के अनुसार बनाएं। Got it. आज पशुपति ग्रुप is a 1,000 crore company. Yes. It's profitable. Yes. What would you like to say to someone who's in their 20s who wants to get into the recycling business? Is there any tip you would like to give? देखिए, रिसाइकलिंग स्पीड का और वेस्ट काम नहीं है। सेग्रीगेशन। यस, देखिए, रिसाइकलिंग एक स्पीड का काम नहीं है, इसमें डेप्थ है। तो मैं जनरेशन से यही कहना चाहूँगा कि रिसाइकलिंग में टोटल 3 सेगमेंट्स हैं: वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग एंड द एक एंड यूज़र तक कैसे वो अच्छा रिसाइकिल प्रोडक्ट पहुँचे। तो इसके लिए आगे आएँ, अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स बनाएं। ऐसे स्टार्टअप्स बनाए जाएं कि आज अगर आप अपने यहाँ जो पैकेजिंग खाली कर रहे हो तो आपको नहीं, आप चलो आज के डिस्कशन के बाद आपके मन में आया कि मैं अब उसको सेग्रीगेट करके रखूँगी और अच्छे से इसको रिसाइकलर तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। कैसे करोगे आप? तो इसमें अगर स्टार्टअप्स आगे आएँ और ऐसे स्टार्टअप्स बनाएं कि आज एक आम आदमी अगर मन में उसके कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी आए तो वो उस पर अपना योगदान दे सके, तो इसमें बहुत अच्छा होगा। करेक्ट, यू आर ये वेरी एक राइट। बिजनेस के रूप में भी अगर लेते हैं, यंग जनरेशन अगर लेती है और अपनी एनर्जी और अपने थॉट प्रोसेस का इसमें इस्तेमाल करती है तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिलेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट बिकम्स ईजी अगर सस्टेनेबिलिटी कन्वीनियंट हो जाए, राइट? तो we need startups in that space to make sustainability convenient so that there's more chance of things getting recycled. Definitely. Okay, let's talk a little bit about the Goenka Foundation. देखिए, गोयनका फाउंडेशन में हम लोग अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। इसमें हम लोगों ने ऐसा कोशिश किया है कि जो कुछ भी हम व्यापार कर रहे हैं
और उसमें हम इस फाउंडेशन के थ्रू कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अवेयरनेस करते हैं, लोगों के स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को एजुकेट करते हैं कि वो अपने घर में कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे इकट्ठा करें और कैसे उसको मिक्स होने से बचाएं, गीला सूखा कैसे अलग करें। इसके अलावा हम लोग जैसे फॉरेस्ट एरियाज़ में कैंपेन करते हैं, वहाँ से हम लोग वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, अपने यहाँ तक लाते हैं, उसको सेग्रीगेट करके फिर रिसाइकिल करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम इसमें हम लोग, जो रैक पिकर्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम लोग गोयनका फाउंडेशन में करते हैं। Because you believe कि when sustainability is introduced at a young age, तो it becomes a habit, right? कि अगर आप एक बहुत छोटी उम्र से अगर आप सस्टेनेबिलिटी को एज अ कॉन्सेप्ट बच्चों में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो एक हैबिट बन सकता है एंड इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, जैसे कि वेस्ट में होता है। हैबिट भी बनेगा और बच्चे बड़ों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। Thank you so much, Mr. Goenka. It was a very, very insightful chat that I've had with you. And I think I'm taking a lot back when it comes to not just plastic recycling, but where India should be in the sustainability space. So thank you so much. Thank you.